लेक्चर में हम एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। एंजाइम काइनेटिक्स में यानी कि कौन कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, और उसके संदर्भ में इनहिबिटर्स के बारे में बात करेंगे, और 2-4 टॉपिक जो बचे हुए हैं उसके बारे में बात की जाएगी। जैसे पहला टॉपिक आता है हमारा एंजाइम काइनेटिक्स में। एंजाइम काइनेटिक्स से पहला कंसेप्ट आता है जो एक तरीके से फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। सबसे पहला फैक्टर क्या आता है? कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट। जैसे जैसे कंसंट्रेशन सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ेगी? एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी। कर्व कैसा बनेगा इसका? बिल्कुल ऐसा, इसमें थोड़ा सा टेढ़ा बना दिया। बाकी सिंपल सी बात है, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे कंसंट्रेशन हमने बढ़ाई है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, लास्ट में कर्व आ जाएगा। ये चीज़ होती है। वैसे में हम पता तो लगा नहीं सकते कि लास्ट में कितना आया है, इसलिए हम प्रोपोर्शन में बीच का यूज़ करते हैं एकदम इस तरीके से। वी मैक्स जो जहाँ पे होगा, वी मैक्स जहाँ पे भी वी मैक्स है उसका आधा यूज़ करते हैं कि वी मैक्स के आधा वैल्यू किस कंसंट्रेशन पे होगी एंजाइम की। तो वी मैक्स के आधा वैल्यू जिस कंसंट्रेशन पे होती है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट के नाम पे के एम, जिसका नाम होता है मैकलिस मेंटन कांस्टेंट। ये होता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं इस तरीके से एंजाइम एक्टिविटी का, या फिर जब हम इनहिबिशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, इनहिबिशन वाला पार्ट पढ़ेंगे इसके बाद, तब इसका काफ़ी रोल आने वाला है। तो वेलोसिटी और इसके अलावा के एम का संबंध जानना पता जरूरी है। वेलोसिटी बढ़ती है इस तरीके से सब्सट्रेट के अंदर, लेकिन वो एक निश्चित लेवल तक ही बढ़ती है। प्रोपोर्शनल शुरुआत में तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगी लॉन्गर टर्म में, फिर बाद में धीमे 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 होकर लास्ट में बिल्कुल कॉन्स्टेंट हो जाएगा। मतलब सब्सट्रेट का बढ़ना कुछ ज़्यादा इम्पेक्ट डालेगा नहीं एंजाइम की एक्टिविटी पे। ऐसे इन सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन की बात आ गई तो इसी तरीके से एंजाइम की कंसंट्रेशन की बात भी आ सकती है। इसमें ज़्यादा हम एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन होगा, तो इसलिए ये भी प्रोपोर्शनेट होता है, प्रोपोर्शनेट टू वेलोसिटी। दो चीज़ आ गई। तीसरा आता है हमारा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यदि बढ़ गई तो सिंपल सी बात है, वो एक तरीके से ज़्यादा रहती रिवर्सिबल रिएक्शन होती काफ़ी सारी, तो उसमें वो सबस्ट्रेट का परिवर्तन होना चाहेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से तो क्या होगा, इधर प्रोडक्ट जो बन जाता है वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम जिस भी कंडीशन होगी वो सीधे उसकी रिएक्शन को घटा देगा इस तरीके से। वो सबस्ट्रेट में चेंज होना चाहेगा और एक तरीके से रिएक्शन को घटा देगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो ये ऐसे में आप कंसंट्रेशन पता लग गई एंजाइम की कंसंट्रेशन का क्या इम्पैक्ट आता है, प्रोटीन की कंसंट्रेशन का क्या इम्पैक्ट आता है, और इसके अलावा सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन का कौन सा इम्पैक्ट आता है। बाकी की हम थोड़ी फिजिकल फैक्टर की बात करें तो टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर की बात करें जाए तो उसमें सबसे ध्यान रखना आंकड़ों के नाम पे ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, और 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, इसका डीनेचुरेशन हो जाता है। इस तरीके से ये होगी कंसंट्रेशन वाला।
फिर हमारा आता है एक तरीके से, फिर हम Q10 की बात और कर लेते हैं। Q10 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Q10 होता है कि एंजाइम एक्टिविटी के इंक्रीज होती है यदि उसके टेम्परेचर को 10% बढ़ा दिया जाए। जैसे तो ये चीज़ होती है कि ऑप्टिमल टेम्परेचर भी अलग अलग कॉन्सेप्ट आ गया कि ऑप्टिमल टेम्परेचर से अलग होगी। नॉर्मल केस में क्या होता है कि जब 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज इन एंजाइम एक्टिविटी। अब टेम्परेचर बढ़ाने से 10 डिग्री मतलब कि ऑप्टिमल लेवल में बढ़ाने से जो टेम्परेचर के बढ़ाने से जो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती क्यों है, तो उसका कारण है कि यदि एक चैम्बर में रखा हुआ है सारा सबस्ट्रेट एंजाइम वगैरह सब चीज़, यदि मान के चले आपने उसको हीट कर दिया तो सिंपल से मॉलिक्यूल आपस में जाते ही टकराएंगे तो उनका जो कन्वर्जन है प्रोडक्ट में वो भी ज़्यादा ही होगा और वेलोसिटी भी ज़्यादा ही होगी। तो इसलिए एक तरीके से जो क्या कहते हैं तो Q10 लेवल पे बढ़ जाती है, ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि फिर एंजाइम का डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए ये चीज़ें को ध्यान रखनी है कि एकदम ऑप्टिमल लेवल पे कुछ 10-15 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे उसका फ़ायदा मिलेगा हमको। टेम्परेचर बढ़ाने से संग एंजाइम एक्टिविटी भी बढ़ेगी। फिर आता है हमारा टेम्परेचर के बाद pH। पाँचवा टॉपिक नहीं है, पाँचवा आता है हमारा pH। pH की बात करें इसका भी ऑप्टिमम चलता है, ऑप्टिमम रहता है 6.8। बाकी जो अम्लीय वातावरण में काम करने वाले एंजाइम होते हैं जैसे स्टमक में पेप्सिन होता है, पेप्सिन की रेंज रहती है 1 to 2, और इसके अलावा एल्कलाई वाले एंजाइम होंगे उसकी ज़्यादा होगी, तो एसिडिक मीडियम में काम करने वाले हैं उनके लिए कम होगी। और क्या हो सकता है, एक तरीके से कोई एंजाइम का इफेक्ट आ सकता है। को एंजाइम जैसे कि को एंजाइम में आजकल मेटल एंजाइम आते हैं काफ़ी सारे, हमारे जिंक काफ़ी कॉमन रहता है, कॉपर, फेरिक एसिड मतलब फेरस हुआ, जिसका इम्पैक्ट आता है को एंजाइम में, जिंक। और उसके अलावा लास्ट में आता है जिसको हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे, इसका नाम है इनहिबिटर इफेक्ट। तो ये होती है हमारे एंजाइम कनेक्टेड और फैटर को पता होना चाहिए। मेन चीज़ उसको जो पता नहीं लगती इस चीज़ का मतलब है इसका ये कांस्टेंट जानना कि ये क्या होता है। तो ये वो कंसंट्रेशन होती है सबस्ट्रेट की जिस पे एंजाइम की वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी का आधे तक पहुंच जाता है। तो ये होते हैं ये चीज़, इससे आपको ध्यान रखनी है, इससे आपको पता लगे कि इनहिबिशन में कल एक क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, कि मेन क्वेश्चन आता है इनहिबिशन पे। ये ज़्यादातर मतलब पूछेगा तो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन में ही पूछेगा, कोई ऐसे ज़्यादा एमसीक्यू वगैरह से बनाएगा नहीं, सब क्वेश्चन घुमाएगा नहीं। तो ऐसे में मेन टॉपिक आ जाता है हमारा एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन में बात करें चले, दो प्रकार के एंजाइम इनहिबिशन होते हैं, रिवर्सिबल और होते हैं कि इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे, तो रिवर्सिबल में बॉन्ड बनेंगे हमारे एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्योंकि आसानी से रिवर्सिबल हो यानी टूट जाते हैं। इसमें कौन से बॉन्ड होंगे, कोनवेलेंट बॉन्ड होंगे। ये तरीके से बॉन्ड बनते हैं इनमें। अब इनमें एक एक करके सब इनमें चर्चा करते हैं हम। तो रिवर्सिबल की तो टाइप आ जाती है, रिवर्सिबल के बहुत सारे टाइप आ जाते हैं हमारे। तो ऐसे एक तरीके आता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में बात करें चलो तो क्या होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, यानी कि इस तरीके से जो बाइंडिंग साइट है वो सेम है, लेकिन क्या कि जो सबस्ट्रेट के साथ जो इनहिबिटर है उसकी भी इस तरीके से जो प्रॉपर्टी है, या फिर इसकी तरीके से जो बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट में बात करूँ मेन तो बाइंडिंग साइट रहती है, जो बाइंडिंग साइट रहती है। इस तरीके से ये एंजाइम हो गया हमारा, जैसे मैं थोड़ा सा कम मैं चाह रहा थोड़ा सा कम पेपर यूज हो, ये हो गया इनहिबिटर और ये हो गया सबस्ट्रेट, मुझे थोड़ा अलग बन गया। बाकी सबस्ट्रेट इनकी बाइंडिंग साइट एक ही रहती है,
एक सेम बाइंडिंग साइड के कार्य कंपटीशन करते हैं, कंपटीशन फॉर सेम बाइंडिंग साइट, इतने स्किल कार्य कंपटीशन करते हैं। तो इस प्रकार को हमको क्या बोलेंगे, कॉम्पिटेटिव इनिबिशन बोलेंगे। तो कॉम्पिटेटिव इनिबिशन में क्या होगा, सिंपल सी बात है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, इस तरीके से बढ़ानी पड़ेगी हमको। क्या यदि उसको उसी वी मेवेक्स के आधे लेवल पर पहुँचना है, क्योंकि सिंपल सी बात है काफ़ी जगह एरिया तो उसने के लिए हमारे इनिबिटर ने जो घुसा हुआ है, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी तभी वो उसकी बराबरी कर पाएगा। इसलिए इसमें Km की वैल्यू होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, और वी मैक्स की वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि जो एक्टिविटी है वो तो सेम ही हो रही है। कोई ऐसा तो है नहीं जो कॉम्प्लेक्स बनना है, वो ऐसा तो है नहीं कि इनिबिटर का कॉम्प्लेक्स बनना है, क्योंकि इनिबिटर का कॉम्प्लेक्स बनेगा अभी तो वो ऐसा तो है नहीं कि काम करेगा, वो काम तो करेगा ही नहीं, वो तो वहीं बंद मर जाएगा ही, काम तो सब्सट्रेट ही करेगा। इसलिए वी मैक्स की वैल्यू होती है वो सेम रहती है, नो चेंज आता है। इसलिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है थोड़ा सा, क्योंकि आप याद रखेंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। एग्जाम्पल की बात करें, चलो काफ़ी आप शुरुआत से 10वीं 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि मेलोनेट इनिबिट करता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेट को। डिहाइड्रोजनेट बहुत पुराना कॉन्सेप्ट, बहुत पुराने टाइम से पढ़ते आ होंगे। मुझे खुद बहुत टाइम हो गया ये बार बार एग्जाम्पल पढ़ते हुए। तो ये चीज़ है, मेलोनेट किसको इनिबिट करता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेट को। और बाकी की फार्मा में आती है ड्रग हमारी एलोपिरिडोल, वो इनिबिट करती है ज़ैंथिन ऑक्सीडेज को। ये एंटी गाउट के ट्रीटमेंट में यूज़ किया था, एंटी गाउट ड्रग है ये। फार्मा में आएंगे तब इसके बारे में बातचीत होगी। दूसरा टॉपिक आता है हमारा, दूसरी चीज़ आती है हमारी, आती है नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिशन। नॉन कॉम्पिटेटिव मतलब ये कि इस तरीके से जो बाइंडिंग साइट है वो डिफरेंट है इनकी, वैसे नॉर्मल नहीं है, डिफरेंट बाइंडिंग साइट है। डिफरेंट बाइंडिंग साइट होने से क्या होगा, इस तरीके से एंजाइम की सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा लो, उसकी एंजाइम की एक्टिविटी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, यानी कि Km वैल्यू है वो सेम ही रहेगी। एंजाइम की एक्टिविटी कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा उससे, उसकी जो कंसंट्रेशन है बढ़ाने से। तो इससे क्या होगा, यानी कि वेलोसिटी उसकी नीचे जानी है ही है, तो वेलोसिटी नीचे गई है, यानी कि क्या होगा, Km वैल्यू सेम ही रहेगी, लेकिन वेलोसिटी होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो एंजाइम इनिबिशन कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो इसलिए इसमें ध्यान रखना, एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है। तो उसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा था, इसमें हो रहा है एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बन के। ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, इसमें सबस्ट्रेट भी जुड़ रहा है, और उसमें सबस्ट्रेट यदि मान के चलिए चेंज कर दिया इस तरीके से, उसने उसकी जुड़ने की जगह तो उसलिए जुड़ नहीं जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स। ये चीज़ का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करके चलें, तो इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं, जैसे फ्लोराइड आती है, इनोलेज को इनिबिट करता है फ्लोराइड हमारा। फिर तीसरा टॉपिक आता है हमारा, इसी में अंदर वो आता है अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन। अनकॉम्पिटेटिव इनिबिशन में मेन तो ये चीज़ें याद रखनी है, तो इसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ही बनता है, जो कि पहले में बनना था, और उसके अलावा एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स ही बन जाता है। जैसे पहली एक्टिविटी में बताया था, तो उसमें तो सबस्ट्रेट के स्थान पे जुड़ रहा था,
इनहिबिटर जहाँ जुड़े जा रहा था वहाँ पे एक्टिविटी आगे जा ही नहीं रही थी, वहीं पे खत्म हो जा रही थी। एंजाइम इनहिबिटर जो दूसरा टाइप में पढ़ा था उसमें सब्सट्रेट जुड़ ही नहीं पा रहा था, एंजाइम इनहिबिटर बन के कॉम्प्लेक्स बना रहा था, एक्टिविटी आगे जा रही थी उसमें। इसमें क्या हो रहा है कि इस तरीके से एंजाइम सब्सट्रेट और कॉम्प्लेक्स बन चुका है, तो कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ज़्यादातर आपने देखा होगा चीज़ें जुड़ती नहीं है, जैसे उसमें दोनों में नहीं जुड़ रहा था, सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया तो बन ही गया। इसमें क्या हो रहा है कि एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद इनहिबिटर जुड़ रहा है, तो ये एक तरीके से नई चीज़ आ गई। तो इस तरीके से एंजाइम हुआ, एंजाइम में ये इनहिबिटर की बाइंडिंग साइड है, ये हमारी सब्सट्रेट की बाइंडिंग साइड होगी, सब्सट्रेट जुड़ चुका है, कॉम्प्लेक्स बन चुका है। फिर इसमें आके सब्सट्रेट, यह बहुत बेकार डायग्राम है मेरे, मैं सेम ही बनाना पड़ेगा तभी समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह सब्सट्रेट भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ इनहिबिटर भी जुड़ गया। इसके लिए एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स किस में चेंज हो गया, एंजाइम इनहिबिटर, एंजाइम सब्सट्रेट भी तो है, सब्सट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, इसमें चेंज हो गया। तो ऐसे में क्या होगा आपका, एक तरीके से वो सब्सट्रेट है वो इस तरीके से जोड़ने के बाद भी काम नहीं कर पा रहा है। अब ऐसे में सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी हमको, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक तरीके से इससे ऐसे में आप एक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये चीज़ सोचें। आप सब्सट्रेट को बढ़ाएंगे एक्टिविटी में तो क्या होगा, फायदा होगा कि नहीं होगा, तो होगा फायदा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सब्सट्रेट को बढ़ाने से सिंपल सी बात है ऐसे कॉम्प्लेक्स है वो ज़्यादा बनेंगे, और ज़्यादा बनेंगे तो उनकी संभावना ज़्यादा होगी कि एक्टिविटी हो। इसलिए Km की वैल्यू बढ़ाना फ़ायदेमंद रहता है इसमें। और दूसरी चीज़ क्या रहती है कि वी मैक्स घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा ही, क्योंकि सिंपल सी बात है इनहिबिटर जहाँ जुड़ गया प्रॉपर और आगे जा रही है प्रोसेस चल रही है, इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स जहाँ बन गया तो वहाँ वी मैक्स घटेगा। तो इसलिए इसमें दोनों एक्टिविटी हो रही है हमारी, Km भी घट रहा है और वी मैक्स भी। मैं Km, इसे मैं गलत बोल गया, Km घट रहा है इसमें, तो Km वैल्यू डिक्रीज होती है इसमें, ये चीज़ ध्यान रखना। ये थोड़ा सा डिवाइडेड पॉइंट है, ये काफ़ी कुछ इसमें डाउट सा रहता है, Km वैल्यू डिक्रीज होती है, ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। मेन आता है इसमें कर्व पे क्वेश्चन आते हैं हमारे, तो मैं कर्व बनाता हूँ तीनों से। मेन है तो जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो मैंने पहले में बताया था, उसको आपको भी समझ सके होंगे, इसमें पहले मैं बताऊँ। तो Km वैल्यू है, यदि सिंपल सी बात है हमारा क्या था, इनहिबिटर आ गया इस तरीके से, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर आ गया तो Km वैल्यू बढ़ जाएगी, K2 आ जाएगा। और यदि हमारा इतनी कीमत की बात है अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर आ गया तो क्या होगा, इस तरीके से हमारी Vm वाली जो वैल्यू है वही घट जाएगी, ये हो जाएगा उसमें। ये चीज़ें होती है, K2 सही सेम रहेगा लेकिन वी मैक्स की वैल्यू घट जाएगी, तो इसमें मैं सेम बनाना पड़ेगा, वी मैक्स की वैल्यू सेम रहती है, तो ये चीज़ रहती है। कॉम्पिटेटिव अनकॉम्पिटेटिव ये डायग्राम ज़्यादा पता रहता है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा हाईलाइट कर नहीं रहा हूँ, सभी को पता रहता है। ये मेन आता है उसमें इनवर्स वाले रिलेशन में, इनवर्स वेलोसिटी। तो इस तरीके से इसमें बात करें तो Km वैल्यू चेंज हो रही है, Km वैल्यू इस तरीके से हमारी बढ़ रही है। ये किसका डायग्राम है ये पहचानना है। तो इस तरीके से जब ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है, ये पहचानना इसमें ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इसकी जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, यानी कि ये एक ही जगह पर कट करेंगे, यानी कि वेलोसिटी के लिए एक ही जगह पर कट कर रहे हैं, यानी कि इस तरीके इसकी क्या मतलब है, ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है, यानी कि इसकी जो वी मैक्स की वैल्यू है वो सेम है। इसके अलावा बात करके चलें इसमें Km नॉन इनहिबिटर वाली लाइन कौन सी है और इनहिबिटर वाली लाइन कौन सी है। तो इसमें जो Km है, जैसे Km की वैल्यू सिंपल है जहाँ ज़्यादा होगी तो इन्वर्स रिलेशन कम होगा, तो इसलिए Km की वैल्यू यदि ज़्यादा है, जैसे कि इसमें बात की जाए तो Km की वैल्यू सिंपल सी बात है ज़्यादा है, यानी कि 1 माइनस कम 1/Km की वैल्यू कम है, यानी कि Km की वैल्यू ज़्यादा है इसमें, तो इस तरीके से ये आ गया हमारा विद इनहिबिटर।
इसमें बात करी चलें 1/में Km की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि इस तरीके से Km की वैल्यू कम है, यानी कि एक तरीके से क्या हो गया हमारा ये इस तरीके से कॉम्पिटेटिव नो इनिबिटर आ गया। ये चीज़ हो गई। और आगे बात करके चलें